सिलेबस में आपने पहले जो था होता था नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, उस नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ये होती थी विशेषता कि पहले 3 पेपर हुआ करते थे। फर्स्ट पेपर आपका जो रिसर्च मेथोलॉजी एप्टीट्यूड है उस पर बात की जाती थी। फिर आपका सेकंड पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करते थे और फिर थर्ड पेपर रिटेन पेपर हुआ करता था। फिर यूजीसी ने इन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया, एक में कर दिया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि काफ़ी टाइम लग जाता था, पूरे दिन एग्जाम एक बच्चे को देना होता था, तब वो क्वालिफाइड होता था। तो यूजीसी ने काफ़ी सहूलियत किया और पहले एक मल्टीपल चॉइस का पेपर होता था जिसको हम लोग सेकेंड पेपर बोलते थे, और एक आपका रिटेन होता था जिसको हम लोग थर्ड पेपर बोलते थे। अब मल्टीपल चॉइस को, इन दोनों पेपर को मर्ज करके यूजीसी ने एक कर दिया है और उसके बाद सिलेबस को भी अपडेट कर दिया। तो देखिए इसमें साफ साफ आप देख सकते हो कि सिलेबस जो आपका है वो इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के नाम से आपको दिखाई पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि जो यूनिट 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, उसमें कंज्यूमर बिहेवियर के विषय में सारी चीजें पढ़नी है। एक बड़ा टॉपिक बन जाता है आपका। इंडिफरेंस कर्व इसमें आ जाएगा, यूटिलिटी फंक्शंस आपके आ जाएंगे, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इसमें आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस इसमें आ जाएगा। तो ये सारे बिहेवियर्स की आप इसमें स्टडी करोगे और उसको आपको यहाँ पर देखना होगा। फिर आपका जो इसी में सेकेंड टॉपिक आ जाता है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में आपका वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट में जितने भी प्रकार की कॉस्ट होती है उसका आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर एक ये देखिए, ये डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, ये आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा डिफिकल्ट टाइप का लगता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े होते हैं और इवन कुछ कोर्स में पीजी में भी इसको नहीं रखा गया है। मैंने इसको देखा, इग्नू ने बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया है। तो इग्नू में तो डिसीजन मेकिंग पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका टॉपिक नया हो जाता है तो मैं इसको आई कर देता हूं। फिर गेम थ्योरी, गेम थ्योरी आपने ग्रेजुएशन के दौरान भी थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, तो इस गेम थ्योरी से भी काफ़ी प्रश्न उठते हैं। फिर इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है, इक्विलिब्रिया होता है एंड देयर इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिओपोली, इन सारे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फैक्टर प्राइसिंग है, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है जितने आपके उत्पादन के साधन है, जो वितरण वाला चैप्टर है वही फैक्टर प्राइसिंग है। यानी उत्पादन के जो 5 साधन है, उन पांचों साधन का, जो पांचों साधन है उन पांचों साधनों की प्राइसिंग कैसे होगी, यानी उनको रिवार्ड कैसे देंगे। जैसे लेबर का रिवार्ड क्या कहलाता है? लेबर का रिवार्ड वेज कहलाता है, मजदूरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार लैंड का रिवार्ड क्या होगा? लैंड की प्राइसिंग, प्राइसिंग मतलब होता है रिवार्ड, उसके प्रतिफल में क्या मिलता है। तो लैंड को प्रतिफल में क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। इसी प्रकार मैनेजर को क्या मिलता है रिवॉर्ड में? मैनेजर को आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। आपको लेबर को देखो वेज मिलता है और मैनेजर को क्या मिलती है? सैलरी। दोनों में डिफरेंस आपको सीखना होगा। वेज अधिकतर शारीरिक श्रम को दिखाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फिजिकल लेबर, ठीक है। जबकि मैनेजर में यह माना जाता है कि उसमें बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए इसमें इंटेलेक्चुअल जो आपके पास कॉस्ट होती है, एक प्रकार से ब्रेन लगाता है, उसको हम लोग सैलरी में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? इंटरप्रेन्योर को प्राइसिंग क्या होती है? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इनके विषय में हम लोग जानेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत डीपली आपको पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हमको अपने इस नजरिए से पढ़ना होगा कि कैसे काम करें। फिर जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आपने इक्विलिब्रियम बहुत ढेर सारे पढ़े होंगे, लेकिन जितने भी इक्विलिब्रियम आपने पढ़े होंगे वो पार्शियल इक्विलिब्रियम होंगे। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम होंगे। जैसे लेबर मार्केट में संतुलन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, तो मतलब लेबर मार्केट केवल है। कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम है, मतलब कमोडिटी मार्केट में। लेकिन आपको करना क्या है?
आपको ये देखना कि अगर पूरे बाजार में एक साथ संतुलन हो जाता है तो उस संतुलन को जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस सिद्धांत को पहली बार वालरस ने दिया था। वालरा का सिद्धांत कहते हैं। पैरेटो और वालरा आपने नाम बहुत सुना होगा, ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे सिद्धांत में, ठीक है। देखो इसके नीचे इफिशिएंसी क्राइटेरिया में पैरेटो ऑप्टिमम की बात की गई, कैल्डर हिक्स की बात की गई, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात की गई, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसको पीगू ने कहा कि वास्तव में अर्थशास्त्र का उद्देश्य है कल्याण को अधिकतम करना। तो इस कल्याण को अधिकतम करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक ही, या ऐसा नहीं है कि केवल हम लाभ के लिए काम करते हो, नहीं, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करना हमारा टारगेट होता है। तो इसके विषय में पढ़ेंगे, पीगू की सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, वर्गसा की थ्योरीज पढ़ेंगे, और आपके पास अगला है सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड। ये नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कुछ टॉपिक आपको लग रहा होगा कि हमने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग पीजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें याद रखना बहुत कम मेहनत करनी है, ठीक है। तो हम लोग पहले उन टॉपिक को टारगेट करेंगे इस लेक्चर्स में जो टॉपिक ऑलरेडी आपको आते हैं, उनको ट्रेंड कर देंगे। आपको उन टॉपिक को भी कवर किया जाएगा, लेकिन हमारा फोकस उन टॉपिक से ज्यादा रहेगा जो ऑलरेडी आपको आते हैं, उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग वीकली एक गूगल फॉर्म के थ्रू हम एक क्वेश्चन सेट आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें लास्ट में आप कितने नंबर पाए हो वो ऑटोमेटिक फॉर्म आपको दे देगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे पूरे हफ्ते, उन टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन को जैसे गूगल फॉर्म आप सबमिट करोगे, आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा कि आई हैव अचीव्ड दिस स्कोर, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको संडे वाले दिन उन स्कोर को सबको दिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि दिखाऊंगा नहीं, ताकि पता चले कि आप इंप्रूव कर रहे हो या इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो ये मेरा माइक्रो के साथ है। अब मेरे पास आता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जब हमारी स्ट्रेटजी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर के हो, ठीक है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है नेट जेआरएफ में, प्राइसिंग किसका टॉपिक है? माइक्रो का। मैक्रो का नहीं हो सकता कभी। मैक्रो का टॉपिक क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो का टॉपिक होगा इनकम, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम माइक्रो का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले नेशनल इनकम पे हम लोग ट्रेंड होंगे। आपने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर आपको टेक्निकल पढ़ना होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको सबसे ज्यादा वहां पे परेशान करेंगे। पिछले साल के पेपर्स देखने होंगे, और उसके आधार पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका जो नेशनल इनकम के कितने कंपोनेंट होते हैं, इन पे बात करेंगे, और जो 3 मेजरमेंट होते हैं इनको डीपली देखेंगे। तो और एक आपको इसमें मैं बताऊं कि एनसीईआरटी जब आप ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में इसको कैलकुलेटिंग मेथड है। मैंने देखा कुछ प्रश्नों में आजकल नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पर भी बात की जा रही है, ठीक है। तो इस पर हमको बहुत विशेष फोकस करना होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, नेशनल इनकम का टॉपिक जरूर रखा होगा। ग्रेजुएशन में आपने भी पढ़ा होगा और सभी ने पढ़ा होगा, पीजी में इवन भी आपको मिला होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास टॉपिक इजी है और इसको अच्छे से देखना है। फिर कीन्सियन और क्लासिकल अप्रोच पर हम बात करेंगे। अगर ये टॉपिक हमको, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लासिकल अप्रोच में जेबीसे का नियम हम पढ़ चुके हैं, कीन्सियन अप्रोच में एग्रीगेट डिमांड थ्योरी, एग्रीगेट सप्लाई थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव डिमांड पॉइंट है, लेकिन यहां पर कंपटीटिव दृष्टि से उन पॉइंट्स को देखना होगा। फिर आगे आते हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन। फिर हम लोग ड्यूसन-पेरी पे बात करेंगे, फिर हम फ्रीडमैन पे बात करेंगे, फिर एंडो-मोदिग्लियानी पे बात करेंगे। तो 4 या 5 प्रकार का मैं आपको कंजप्शन फंक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये पांचों प्रकार का अगर आपने डिस्कस कर लिया तो निश्चित रूप से इसमें कुछ प्रश्न आपके जरूर आएंगे। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे? कीन्स से स्टार्ट करेंगे। क्लासिकल देखेंगे, फिर कीन्स का देखेंगे। तो ये ऑलरेडी टॉपिक्स जो हैं यहां से लेकर के यहां तक हमने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ चुके हैं, और ये थोड़ा सा टॉपिक मनी के पार्ट से जुड़े होते हैं, थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाते हैं, लेकिन इनको भी अगर जैसे सप्लाई ऑफ मनी M1, M2, M3 को अगर हम प्रॉपर याद कर ले तो काफी प्रश्न यूजीसी नेट में हमको इससे मिल जाते हैं। फिर IS LM अप्रोच में ये आपका IS वस्तु बाजार है, LM आपका मुद्रा बाजार है। IS मतलब
क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग की बात करता है। एलए मुद्रा बाजार है, हिक्स सेंसन ने यह थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार जब दोनों एक साथ संतुलन में होता है तो हमारा क्या हो जाता है कि नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन होता है। तो ये थ्योरी जो मॉडर्न अप्रोच है उस अप्रोच पर भी बात करेंगे और इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न आए हैं, मैंने देखा है हाल ही के दिनों में। अब आपके पास आते हैं जैसे इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। फिलिप्स कर्व बार बार पूछा जाता है बिजनेस साइकिल में। आपके पास, आप एक बार गूगल पे का भी काम करिएगा, कम से कम 15 से 20 प्रकार के बिजनेस साइकिल आपको दिखाएंगे। 15 से 20 प्रकार के। आपने ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान मात्र 4 या 5 या 6 से ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रॉब्लम ये आती कि हमको थोड़ा थोड़ा अगर 2-2 लाइन भी उन 15-20 मॉडल पे पढ़े होते तो हमारे कई क्वेश्चंस क्या हो जाते, क्लियर हो जाते। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस साइकिल में जितने भी मॉडल बिजनेस साइकिल के हैं उनके 2-2, 4-4 लाइन या बेसिक कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस सन में दिया और किन वेरिएबल्स की बात ये करते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत केवल मनी आती है। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आपका टैक्सेशन पॉलिसी यानी एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी, बोथ को इंक्लूड कर दो, आपका फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट से काफी चीजें इसमें उठाता है, इसलिए इसको करंट से के साथ ये होगा। फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक्स, आपका रेशनल हाई एक्सपेक्टेशन, आपके पास एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो रेशनल एक्सपेक्टेशंस ये न्यू टॉपिक आपको लग रहा होगा। मैं बताऊं कि इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा रिसर्च इसी टॉपिक पे हो रहा है, रेशनल एक्सपेक्टेशंस की बात ज्यादा की जा रही है। तो ये न्यू टॉपिक है, आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपको न्यू है तो हम फोकस उनको करेंगे, लेकिन इस न्यू टॉपिक के विषय में आपको क्या होगा बताएंगे, दिखाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा तो आप इसके भी कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप आ जाइए, थोड़ा सा ये जो डरावना पार्ट है अब वो शुरू होता है यूनिट 3 से, जिसमें हम लोग अधिकतर डरे हुए होते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, मोमेंट्स क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, इन पर बात करेंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन पर बात करेंगे। डिस्पर्सन्स पे बात करेंगे, कोरिलेशंस पे बात करेंगे और इंडेक्स नंबर पे बात करेंगे। अब ये नहीं कि इसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, नहीं, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या टेक्निक्स या जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम बात करेंगे। ये मान के चलते हैं कि आपको इनका बेसिक्स आता है। ठीक है, वैसे 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये मान के चलता हूं कि आपको चीजें और आ रही होंगी या आप घर में प्रैक्टिस करोगे, तो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि इसमें कई प्रश्न आते हैं कोरिलेशंस में। सैंपलिंग मेथड रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार की सैंपलिंग होती है और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। तो ये टॉपिक जो आपका है वो फर्स्ट पेपर में भी कवर करता है। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग फर्स्ट पेपर में कवर करेगा स्टैटिकल इन्फ्रेंस के साथ। लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये भी फर्स्ट पेपर का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग ब्लू का जो प्रयोग करते हैं वो इकोनोमेट्रिक्स में करते हैं और देखना चाहते हैं कि भविष्य में हमारे वेरिएबल का डायरेक्शंस क्या है, तो ये ब्लू पे हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सर्च करते हैं उसकी भी बात करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन पे बात करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, देखो अभी तक आपने सीखा होगा कि y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपने सीखा होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ में यह बात बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्लाइन करेगी, ये आपने पढ़ा। प्राइस डिक्लाइन करता है, डिमांड बढ़ती है, लेकिन क्या P इज द फंक्शन ऑफ D हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, D बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, D घटेगा तो
तो P भी घटेगा। तो देखिए दोनों वेरिएबल में, अर्थात मैं P प्लस D इक्वल टू अगर 1 कह दूं तो ये डिमांड फंक्शन है, और किस रूप में है, साइमल्टेनियस फॉर्म पे है, वेयर वी कांट डिफाइन अबाउट द व्हाट इज द वेरिएबल, विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो वहां पर हम जो बात करते हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात हम करेंगे वहां पे। ठीक है, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल आप पे बात करेंगे, टाइम सीरीज मॉडल की बात करेंगे, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा। ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, लेकिन इसके सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन टॉपिक्स पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर देंगे ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में भी कवर करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको जरूर आना चाहिए। अगर ये टॉपिक आ गए तो आपका फर्स्ट पेपर भी काफी कवर होगा। जब फर्स्ट पेपर काफी कवर होगा तो हमारे लिए पॉइंट बढ़ेंगे। अब आ जाओ आगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टैटिकल एंड इकोनॉमेटिक्स तो मैंने बात किया, जैसे सेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आपका बीजगणितीय फलन होता है, अलजेब्राइक फंक्शन होता है, नॉन अलजेब्राइक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। फिर कैलकुलस और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें, लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, वेक्टर है, स्पेस है, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये हमारे स्कोर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आउटपुट इनपुट मॉडल है। ठीक है, ये बीए थर्ड ईयर मैथमेटिक्स जिसने काम किया होगा उसको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका प्रयोग है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तब हम इनको भी इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। जो ये छोटे छोटे मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन नंबर हमको बहुत अच्छा जल्दी दे देते हैं। फिर अब आ जाते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सारी चीजें, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है तो वहां पर जो थ्योरम काम करती है वो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरम काम करेगी। ठीक है, दो कंट्री के मध्य होने वाले ट्रेड, क्या छोटे देश से हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या हमको बड़े देश से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें गरीब देश से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें अमीर देश से, कई प्रश्न मन में आते हैं कि एक देश की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी पॉलिसीज पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो थ्योरम लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी वो थ्योरी जो दो देशों के मध्य ट्रेड पर विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करे। आपके दिमाग में हजारों प्रश्न चलते हैं, गवर्नमेंट के पास 50 सवाल होते हैं कि मुझे इस कंट्री से ट्रेड करना चाहिए या नहीं, तो उनकी जो थ्योरम बनती है उन्हीं को हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ट्रेड की थ्योरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा एडम स्मिथ से स्टार्ट करेंगे, फिर रिकॉर्डो का आपका एडम स्मिथ का आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरी। ठीक है, रिकॉर्डो का क्या हो जाएगा, रिकॉर्डो की जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। फिर थर्ड है हाइबरलर का आपका हो जाएगा अवसर लागत सिद्धांत। फोर्थ है मिल का रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, ये मैं बेसिक में लाता हूं। फिर हेक्सानोहलिन जो आ जाते हैं वो नए आ जाते हैं। तो इस प्रकार इंटरनेशनल थ्योरीज पे बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सारा देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इनपरफेक्ट कंपटीशन में देंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में अलग कंडीशंस होती है, क्या होता है इनपरफेक्ट कंपटीशन में कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो जब हम कोई प्रोडक्ट अपने देश से एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के परिणाम स्वरूप हमको मनी मिलती है, डॉलर मिलता है। ठीक है, और इंपोर्ट करने से हमारा डॉलर क्या होता है, डॉलर हमारा चला जाता है। तो ये हमारा बैलेंस होना चाहिए, तो इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का अंतर जानेंगे। तो इसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ये काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। एक्सचेंज रेट पे दो देशों के बीच विनिमय दर क्या होती है, इसका थ्योरी क्या है, इसके क्या होता है कॉन्सेप्ट क्या है, इन विषय पर हम लोग बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और आर्बिट्रेज पे बात करेंगे। ठीक है, गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो 7 टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है, ये मैथमेटिकल है, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। आगे बात करते हैं
टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इन पर बात करेंगे, डंपिंग पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका इंटरनेशनल ट्रेड का एक अच्छा है, और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे अच्छी बुक है एमएल झिंगन की। अगर आप एक बार एमएल झिंगन की बुक से इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने देखा नेट जेआरएफ की इस बुक से मिल जाते हैं, अगर आपने एक बार देखा ध्यान से तो इस बुक को। ठीक है, तो बेसिक हम आपको एमएल झिंगन को रिकमेंड करते हैं, और भी बुक्स आए जो इस पे काम करते हैं, लेकिन एमएल झिंगन से मैंने देखा एज इट इज प्रश्न मिल जाते हैं कभी कभी। अब आते हैं यूनिट 6 पर आते हैं, जिसको कहते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फिनांस कहते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स यानी गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट जो स्ट्रेटजी बनाती है, गवर्नमेंट कहाँ से इनकम पाती है, कहाँ से गवर्नमेंट इनकम खर्च करती है, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे मार्केट फेलियर पे बात करेंगे। ठीक है, कहते हैं रेमेडियल मेजरमेंट में एस्टिमेट्रिक आपका इंफॉर्मेशन पे, पब्लिक गुड्स क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, इन पर बात करेंगे। इसी प्रकार रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, देखो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और गवर्नमेंट कितना अच्छा अपना रोल निभा पाती है, इन पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के रेवेन्यू सोर्स होते हैं, टैक्सेबल रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है, उस पर बात करना अनिवार्य है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस पर काफी प्रश्न आते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स से होता है, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से होते हैं, ये क्या होता है, इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट यानी कराघात और करापात क्या होता है, इन पॉइंट्स पर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सरकार जो पैसा पाती है वो खर्च कहाँ करती है, किन किन मदों पे खर्च करती है, इस पर बात करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, सरकार कभी कभी अपने खर्चों को चलाने के लिए कर्जा ले लेती है, उसे क्या कहते हैं, पब्लिक डेब्ट कहते हैं। यानी सरकार जब कभी कर्जा ले लेती है तो उस प्रकार के कर्जे को क्या कहते हैं, सरकार द्वारा, यानी सार्वजनिक ऋण। और सार्वजनिक ऋण क्या होता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कर्जा ले लिया तो आगे वाली सरकार कहते हैं कि हम नहीं जानते, मोदी जी जाने, नहीं, वो गवर्नमेंट जो भी रहेगी उसी के लिए, वो क्या उसी के काम के लिए है, तो अगली सरकार ही उसका भुगतान करेगी, चाहे वो मोदी जी रहे या और भी कोई आ जाए। ठीक है, तो ये डेप्ट के क्या कॉन्सेप्ट है और इसको सरकार चुकाने के कितने तरीके अपनाती है, इन पर बात करना बहुत जरूरी होता है डीपली। पब्लिक बजट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। पब्लिक बजट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जो आपके पास बजट आता है उन बजट को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, इन सारे पॉइंट्स पर भी हमको बात करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला है फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। फिस्कल पॉलिसी, इसको हमको करंट से देखना पड़ेगा कि वर्तमान में सरकार की रणनीति क्या है फिस्कल पॉलिसी को लेकर के और कैसे काम करती है, तो इस पर हमको करंट डेटा के साथ काम करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बजट के सारे कंपोनेंट आने चाहिए। बजट के जब सारे कंपोनेंट आएंगे तभी आपको ये आ पाएगा, ये तो आप एक्सेप्ट करते होंगे। तो हमको सबसे पहले बजट पे डिस्कस कर, अब फरवरी चलने वाला है, यानी नया बजट जो आएगा उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, नए बजट पे बात करेंगे, तो इस प्रकार आपको इन डायमेंशंस पे बात करना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग पर। तो मनी एंड बैंकिंग में कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, देखिए कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इस पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें लर्न बहुत कम करना है। एक बार अगर आपको टेक्निकल रूप से उन कंपोनेंट के विषय में पता चल गया कि M1 में क्या है, M2 में क्या है, हॉट मनी क्या है, आपके पास क्या होता है, तो इन कंपोनेंट को एक बार आप प्रॉपरली जान लोगे। तो इसके लिए अगर मैं बुक कहूँ तो एमएल सेठ की बुक बहुत अच्छी आती है, एमएल सेठ की बुक आप नोट करना। मनी एंड बैंकिंग बहुत अच्छा डिफाइन करता है, तो आप मनी एंड बैंकिंग के लिए एमएल सेठ को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एमएल झिंगन की आती है, आप जरूर लीजिएगा एमएल झिंगन की मॉनेटरी इकोनॉमिक्स करके। तो इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये क्या होता है, एनबीएफआई बहुत ज़्यादा इस समय इसका रोल है, एनबीएफआई का। इसके बाद क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा रोल है। इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट कैसे काम करती है, पूंजी बाजार। ठीक है, आपने देखा परिवर्तनीयता की बात देखा होगा ग्रेजुएशन के दौरान, चालू खाते की परिवर्तनीयता 1994 तो एक्सेप्ट की जाए, लेकिन कैपिटल अकाउंट की परिवर्तनीयता होती क्या है, ठीक है, और उसको क्यों नहीं गवर्नमेंट फुली कर रही है,
इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, या फुली कर दे रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको मैं आपको देखूंगा कि कैसे इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है, इन सब पे बात होगी। अब आपका आता है 8वां यूनिट। ठीक है, 8वां यूनिट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसमें देखिए एक तो बुक इसमें आती है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में R.K. लेखी की आती है। ठीक है, लेखी की आती है डेवलपमेंट की। M.L. झिंगन की ऑलरेडी बुक आती है, इसमें झिंगन की अच्छी बुक है इनकी। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा होगा मिश्रा पुरी की भी शायद बुक मार्केट में है इसकी। मिश्रा एंड पुरी की बुक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है, जरूर एक बार ट्राई करिएगा, मार्केट में ये मिल जाती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी में होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे एडम स्मिथ का डेवलपमेंट मॉडल क्या है, रिकॉर्डो कैसे डेवलपमेंट मॉडल को अपनाते हैं, मार्क्स एंड सुम्पीटर क्या कहते हैं, रोस्टो का क्या कहते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल क्या है, बिग पुश थ्योरम क्या है, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देख सकते हो हायरट डोमार मॉडल क्या है, सोलो मॉडल क्या है, रॉबिन्सन मॉडल क्या है, एंड कल्डर, यानी 4 मॉडल हैं, और इसमें से आप देखोगे हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और मैंने देखा कि मॉडल में आपने देखा होगा ध्यान से, एजम्पशन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी मान्यताएं नहीं है, ऐसे करके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन टेक्निकल पॉइंट, इन मॉडल्स के सबसे अच्छी चीज है कि इनके एजम्पशंस आपके आने चाहिए, और एजम्पशन के साथ साथ इनके मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होता उस पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस में कहते हैं कि आपके पास कहते हैं डिसएम्बोडाइज और एम्बोडाइज इंडोजिनियस ग्रोथ मॉडल, ये एक नया ग्रोथ मॉडल है भाई, हाल ही की दिनों में इसको लागू किया गया। ये एक नया ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, समय के साथ इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ये अधिकतर बुक्स में मैंने देखा नहीं मिलता, जैसे आप इन बुक्स को भी खरीदोगे तो इस तरह के ये मॉडल नहीं मिलेगा, इसको हमको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, तो इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वैसे नोट्स तो सारे मिलेंगे, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा यूनिक हो जाता। प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिस्टों ने एक नए तरीके का ग्रोथ मॉडल सोचा, उसको इन्होंने इस पे टॉपिक पे रखा है। फिर आप इंडिकेटर आप देखोगे, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDG जो आपके पास होता है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, इन पर हम बात करेंगे। फिर पॉवर्टी और इनइक्वलिटी पर बात करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इस पर देखेंगे। और सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है, जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, जेंडर पे हम बात करते हैं, तो इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, क्योंकि सरकार इस समय हेल्थ पर, कोविड हुआ, अब सरकार को लगता है कि नहीं, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से फेल्ड हो गया था, हमको इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। आज बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा, और जेंडर इनइक्वलिटी को भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अब आपका 9th जो यूनिट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, क्योंकि पर्यावरण इस समय बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको प्रिसाइज करके देखा, और अधिकतर हमने देखा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये पेपर नहीं चलता है। चलता क्या है, एमए में है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या इसको नहीं करते हैं, तो इसमें मैंने देखा कि बुक्स बहुत मार्केट में कम है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। अब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी तो आपने पढ़ा होगा, कई बुक्स हैं इसकी अच्छी अच्छी, लेकिन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इस समय इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसको भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कंपनियां लग रही हैं, कंपनियां पॉल्यूशन फैलाती हैं, तो सरकार साफ साफ कहती है कि जब आप हमारी इकोनॉमिक से बेनिफिट लेते हो कंपनियों को, तो आपको पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ फंड देना होगा। अब उस फंड को कैसे खर्च किया जाए, या भविष्य की रणनीतियां क्या हो, क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में अपने पर्यावरण का लगातार नुकसान करते रहेंगे, तो इन कई बड़े मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उनकी कई थ्योरम है, जैसे आपका पास इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड, ठीक है, मार्केट फेलियर, कोज थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सब इन्वायरमेंट से जुड़ के आएगी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स,
अब देखो इतने जो टॉपिक हैं ये इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है, ईवीएस मैं कह सकता हूं। और इसके बाद जो आपका है ये टॉपिक जो है वो डेमोग्राफी के हैं, यानी आपका जनांकी के हैं। तो ये तीन दो पार्ट में है, दो पेपर जोड़े गए हैं जो एमए लेवल पे होता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अलग चलती है, डेमोग्राफी अलग चलती है। तो इनमें कुछ कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा गया है और हमको इसको डिस्कशन करना जरूरी होगा। हो सकता है आप लोग कोई भी इन पेपर्स को ना पढ़े हो, या कुछ लोग पढ़े भी होंगे उतना याद नहीं होगा क्योंकि वो रेगुलरिटी में नहीं रहता। अब आते हैं, हमारे पास बात आते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो आपका लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में अधिकतर बच्चे क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स बोल देते हो, ये गलत वर्ड है। इंडियन इकोनॉमी होता ना कि इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे अच्छी बुक इस समय आप जान ही रहे हो, सबसे पहली बुक आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मिश्रा एंड पुरी की, ये हर बच्चे को पढ़ना होना चाहिए। दूसरा आपको दत्त एंड सुंदरम की, दत्त एंड सुंदरम की, ये डीप स्टडी कराता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एस एन लाल सर की बहुत अच्छी किताब है। एस एन लाल सर की किताब से आपके डेटा प्रेजेंट में बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे और आप हर चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकते हो। तो ये दो बुक्स अगर आपके पास हैं, बेसिक तैयार करेंगी। पहला वाला बेसिक है, दूसरा वाला जो बुक है वो एनालिटिकल तैयार करता है, क्रिटिकल आपको तैयार करेगा। और एस एन लाल सर की जो बुक है वो एस एन लाल सर की बुक क्या करती है, वो डेटा को अपडेट रखती, छोटी छोटी थ्योरम को उन्होंने रखा है और एक बहुत अच्छी बुक इन्होंने लॉन्च किया, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कि क्या पैटर्न रहा और क्या स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, कहते हैं मेजर चैलेंज, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। वही एग्रीकल्चर वाली चीज इंडस्ट्री में, वही सर्विस सेक्टर में, यानी तीनों सेक्टर्स का आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके देखना है कि वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको आप प्राइमरी सेक्टर कहते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हो, सर्विस सेक्टर जिसे आप टर्टियरी सेक्टर या थर्ड सेक्टर कहते हो, तो इनका पैटर्न क्या है, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, इनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपको कोशिश करिए कि डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट। दो डेवलपमेंट पॉलिसी है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार के सामने क्या इशू है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स है। ठीक है, जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए मनरेगा लगाती, जितने एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैं, ठीक है, आपने देखा होगा JRY आपका है, IRDP है, आपने सारे प्रोग्राम्स पढ़े होंगे। इन प्रोग्राम्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट में कब ये चालू हुआ, केंद्र सरकार का कितना पार्ट है, राज्य सरकार का कितना पार्ट है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ठीक है, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या थे और सरकार ने अचीव्ड क्या किया। ठीक है, तो इसको रूरल डेवलपमेंट में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोग्राम कब चालू किया, ये प्रोग्राम कब चालू किया गया। ठीक है, और इसमें केंद्र सरकार की सहभागिता कितनी थी, राज्य सरकार की सहभागिता कितनी थी, इनको। वही अर्बन डेवलपमेंट में इस समय देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। ठीक है, रूरल के लिए भी चल रही है और अर्बन के लिए भी चल रही है। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक प्रकार से जो हमारी पॉलिसी चल रही है उन पॉलिसी को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। हमने विदेशी व्यापार किस दिशा में है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो यानी ये जो आप इंटरनेशनल ट्रेड आपने पढ़ा होगा वहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है आप इंडियन इकोनॉमी से देखोगे। फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड ट्रेड पॉलिसीज, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आंकड़ों के रूप में और उसका एनालिटिकल रूप में हमको स्टडी करनी पड़ेगी। आगे आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि तो हमारे देश में क्या रोड, जो आपका रोड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, हेल्थ सेक्टर है, इन सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। साथ ही साथ सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP की बात किया है, तो ये PPP कैसे काम कर रहा है और सरकार कैसे इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, इनके विषय में भी जानेंगे। अगला है रिफॉर्म्स में, जैसे लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, लेबर रिफॉर्म की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, सुधार का मतलब होता है क्या विसंगतियां थी और उसमें सरकार ने कैसे सुधार लाए हैं। इन टॉपिक से हम बात
स्टार्ट करेंगे। अगला है सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। आपने देखा होगा टैक्स, देखो पूरे देश में टैक्स है, आपके पड़ोस में भी लोग टैक्स देते होंगे, तो कौन सा टैक्स किस राज्य से कितना आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जो सेंट्रल के पास जाते हैं उनका बंटवारा कैसे होता है, तो उनके विषय में भी हम जानेंगे, और उसके बाद सरकार कैसे एफआरबीएम कैसे लागू करती इसके विषय में लेंगे। अब अगला है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर भी बात करना इसमें जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये नेट जेआरएफ का कंप्लीट सिलेबस है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू के साथ आप एक काम करना, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ट्रू मैन पब्लिकेशन की, ट्रू मैन याद रखना, ट्रू मैन पब्लिकेशन की इकोनॉमिक्स पेपर 2 जरूर ले लेना, इकोनॉमिक्स पेपर 2 ट्रू मैन की आती है, बहुत अच्छी किताब है, इस समय काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सक्सेसफुली लोग इसको करते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले भी प्रश्न हैं। उसके साथ ही साथ आपके पास नेशनल लेवल की जैसे एमएल झिंगन की बुक्स की सारी सीरीज होनी चाहिए। एमएल झिंगन की मैंने देखा कि कुछ प्रश्न तो एज इट इज इस बुक से आ जा रहे हैं, ठीक है। एमएल झिंगन की बुक बहुत अच्छी है। कुत्स्यानी, आपके पास कुत्स्यानी तो खैर इंग्लिश मीडियम आती है, आपका एच.एल. आहूजा से काफ़ी अच्छा बुक्स है, ठीक है, अगर आपके पास एच.एल. आहूजा है। एस.एन. लाल की बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जो बहुत बड़े एग्जाम्स के लिए होती है उतना सफिशियंट नहीं हो पाती है, ठीक है। एमएल सेट की बुक कुछ जगह पे जैसे आपका टैक्सेशन और बैंकिंग के लिए बहुत अच्छी एमएल सेट की बुक है। आपके पास क्या होते हैं पब्लिक फिनांस में एक बड़े राइटर हैं, नाम है उनका, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ नाम, तो एमएल उसको पब्लिक फिनांस में एक, मैं उसको नाम लिख कर आपको दूंगा। तो ये किताबें आपके पास बेसिक तैयारी के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो आपके साथ चाहता हूं कि जब मीटिंग हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे तो आई हैव 10 यूनिट, हमारे पास 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट में हम 2 अलग अलग यूनिट से स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। 2 अलग अलग यूनिट से इसलिए स्टार्ट करना चाहेंगे ताकि हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए और हम टाइम से रिवीजन कर सकें। तो इसलिए आप बताइएगा कि कौन से उन टॉपिक्स को रखा जाए, तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक क्लास तो मैथमेटिक्स की चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ एक थ्योरेटिकल पैरेलल चला लेते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स के साथ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी यूनिट 1 से स्टार्ट कर देते हैं, या आप कहो तो यूनिट 5 से स्टार्ट करते हैं, एक टाइम यूनिट 5 लगाते हैं और एक टाइम हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जैसे आपका है कि ये इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कैलकुलस से, कैलकुलस के एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपके पास क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, वेक्टर स्पेसेस से क्या होते हैं, तो इन पर बात कर लेते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेशनल एंड माइक्रो पे बात करते हैं। तो अब आप अपनी राय दोगे ताकि हम लोग उस हिसाब से क्लास को आगे संचालित करेंगे, ताकि आप लोग भी इंटरेस्ट लेकर के चलेंगे। और बाकी आप मुझे ये भी बताते जाएंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, कौन सा इसमें यूनिट जो है वीक है, ताकि हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है।